मास डिस्कस करते हैं सर। तो ये किस चीज का टॉपिक है? ये रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? मेरा तो ऑफलाइन तू मेरे पास एक बॉडी है। यस सर। इस चैप्टर में जितनी बात चल रही है ना वो रिजिड बॉडी पे बात चल रही है। रिजिड मतलब सॉलिड। बहुत सारे पार्टिकल की कलेक्शन से बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तुम बाहर जाते हो, पत्थर उठाते हो, नहीं इधर रख दे तो उठा के पत्थर सड़क के बीच में से, और कभी साइड में नहीं करा तुमने? वो जो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, हर बॉडी का अपना एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे सारा मास कंसंट्रेट है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। किसने होल्ड किया हुआ है इसे? थैंक यू। अच्छा, आपने तो मतलब कहने का देयर विल बी सर्टेन पॉइंट विद इन द सिस्टम एट व्हिच होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसिडर्ड। हालांकि मास उस पॉइंट पे है नहीं, लेकिन अगर आप उस पॉइंट को होल्ड करते हो तो आप पूरी बॉडी को होल्ड कर रहे हो, तो उस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे? सेंटर। एक तो जनरल डेफिनेशन आप मोटे तौर पे तो समझी जा सकती है। अदरवाइज मान लो रवि एक ही रिजिड बॉडी, मेरे पास रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है, ये तुमने इधर से फोर्स लगाई, ठीक है, जोरी ने इधर से फोर्स लगाई, ठीक है, उमर ने इधर से फोर्स लगाई, बॉडी विल गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज द रिजल्टेंट। इन सबका जो रिजल्टेंट होगा बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐसे पॉइंट पे लगा दूं कि वही मोशन बॉडी का आ जाए जो कि सबसे मिलके आया था, तो ये मेरे पॉइंट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं इसको 3D में समझो, बॉडी को 3D में दोबारा बोल रहा हूँ, इसे 3D में समझो। एक फोर्स इधर से लगी, वो इधर ले जाना चाहती, एक इधर से लगी, वो नीचे ले जाना चाहती, एक इधर से लगी, बॉडी कहीं तो गई ना, तो कोई पर्टिकुलर मोशन के थ्रू ऐसे जा रही है। आपने क्या करा? तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला, ये तीनों का रिजल्टेंट। तो मैं ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, साइड में, कहाँ लगाऊं इस फोर्स को? देयर सर्टेन पॉइंट को मैं ऐसे पॉइंट पे वैसे लगाता हूं कि वही मोशन बॉडी वो भी करती है जो पहले आ रहा था, तो उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ये वो डेफिनेशन है जिससे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसको लिखना। इट इज दैट सिंगल पॉइंट, it is that single point within the system, it is that single point within the system at which the whole mass, at which the whole mass, at which the whole mass of the system is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated. Whole mass of the system is supposed to be concentrated. ठीक है, मैंने क्या बात बोली? देखो, मैंने ये बात बोली बेटा, इज सपोज टू बी कंसेंट। मैंने कहा सिस्टम, मैंने बॉडी नहीं बोला। लेकिन कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। मेरे पास ये बॉडी है, जरा देखना, लड़की अजीब सी। मैंने क्या किया, एक बॉल यहाँ रख दी, एक बॉल यहाँ रख दी, मैं यहाँ से पकड़ा था। जैसे मैंने दो बॉल्स यहाँ रखी तो बॉडी किधर झुकेगी? तो मुझे फौरन अपनी उंगली को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक ही बॉडी नहीं बोले, अब उस बॉडी को ना कलेक्शन ऑफ पार्टिकल समझो आप उसे। तो मैं उसको कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को मैं क्या बोल रहा हूँ? सिस्टम बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे पार्टिकल का, बहुत सारी बॉल्स का एक सिस्टम है जिसको मैं होल्ड किया हूँ, तो उसका मास कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले पार्ट में आओ, नेक्स्ट लाइन। Center of mass of a system is defined as that single point, is defined as that single point, is defined as that single point which gives the same effect on the application of resultant force या resultant of different forces, on the application of resultant of different forces as given by different forces as given by, नहीं लिखा, as given by the forces when act
together Body forces. by the forces when act together on the same system or body. ठीक है, मैंने क्या लिखा है मैं पहले बता दूं। मैंने कहा भाई किसी भी सिस्टम के ऊपर जब बहुत सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट डायरेक्टली लगाया जाता है तो जो भी वो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट वही है जब सारी फोर्सेस एक साथ लगी थी। ठीक है, ऑल द फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन द सेम सिस्टम, वो जो फोर्स लाएंगे इफेक्ट वही ये रिजल्टेंट फोर्स लाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ मैंने क्या लिखवाया। मैंने लिखवाया बेटा मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास बहुत सारी फोर्स काम कर रही है, लीव दैट, इन सबका एक रिजल्टेंट आया, उसने एक इफेक्ट प्रोड्यूस करा, ये इफेक्ट सेम होगा जो इनके एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से आया था। मैंने आपको ये लिखवाया, पढ़ के देख लो एक बार। सही है। ठीक है, तो मतलब जो इससे कोई मैटर नहीं है कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, आप अपनी बात को कहना सीखो बस, कि मुझे कहना है वो कहना है, बस कहना है। इधर सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो बॉडीज है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ मैं। जरा देखना, हेडिंग डाल दो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इस पे दो या तीन क्वेश्चन तो आएंगे एमसीक्यू में। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये मेरे पास दो पार्टिकल है, एक ये रहा पार्टिकल, इसका मास कितना बताना, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम में ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और इधर कौन है, वाई एक्सिस। एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा, इसका नाम क्या है, M2 इसका नाम। दो पार्टिकल, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर मेरे पास दो पार्टिकल, इनका दो बॉल्स, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सब दोनों को है ना कि स्टिक से ज्वाइन कर दो और स्टिक को पकड़ दो, तो इसका मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लेकर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू। जो ज्यादा हेवी होगा उसका ज्यादा पास होगा, जो लाइटर होगा उससे दूर हो जाएगा। अगर इसकी पोजीशन, मैंने कहा इसका पोजीशन वेक्टर कौन है, इसका पोजीशन वेक्टर का नाम क्या बताना, R1 और इसके पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, R2 वेक्टर। अगर मैं लिखूं कि इसका कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, तो व्हाट इज r1, r1 इज इक्वल टू x1 y1 ये मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ऐसे इसका भी लिख सकता हूं। समझ गए उसने क्या करा मैंने, ठीक है। मैंने कहा भाई इसमें x पार्ट कितना है, x1, तो x1 के साथ क्या लगा दी मैंने, जैसे मान लो ये 2 3 है, तो मैं r1 वेक्टर को क्या लिखूंगा, 3i प्लस 2i प्लस 3j, ये तो लिखूंगा। तो वही लिखा बेटा, इसका x1 y1 है तो x1 y1 साथ में कौन है j, इसके साथ कौन है i, तो एक r2 में क्या आ जाएगा, x2 i y2 j। समझ गए। ऐसे ही इसका सेंटर ऑफ मास ही ये रहा, कुछ नाम रख देते हैं cm। इसका भी पोजीशन वेक्टर सपोज कर लेते हैं, कुछ है, क्या नाम है उसका, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये मुझे xy फाइंड करना है, लेकिन जो xy में फाइंड करूंगा वो x1 y1 की फॉर्म में होने चाहिए, इसकी फॉर्म में होने चाहिए, x1 y2 इसके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आने चाहिए। तो यहाँ पर x1 और y1 x2 y2 मुझे पता है, पता क्या करना है मुझे, xy पता करना, बनाना डायग्राम। आप सुनो, मेरे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास भी मुझे पता है, मैंने दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई। पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाई कितनी, दूसरे पे कितनी लगाई, तो दो फोर्स लगा दी मैंने, लेकिन इनके बीच में ऑलरेडी एक फोर्स थी, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक फोर्स थी, कौन सी, ग्रेविटेशन। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, मास m1 और ये मास m2। तो बताओ ये इसको खींचेगा या वो इसको खींचेगा, या दोनों दोनों खींचेंगे। इसने उसको खींचा, इधर आ, उसमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसने भी खींचा, तू आ, तो इस पे क्या होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कौन सी फोर्स ज्यादा है, बराबर है, दोनों बराबर है, मास से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि m1 m2 का प्रोडक्ट आएगा दोनों में, तो दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन इस तरह की फोर्स को जो अपने आप पैदा होती है बॉडीज की वजह से कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, ये इंटरनल फोर्सेस है। तो मैंने कहा भाई पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगी वो कितनी होगी, F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F, ये सारी फोर्स टोटल फोर्सेस हमारे पास आ गई। सर ये सब वेक्टर में है? सबको डायरेक्शन में। अभी मैंने क्या लिखा, रिजल्टेंट
तो इसका मतलब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा मुझे, तो वही रिजल्टेंट ले लिया। लेकिन बेटा अभी तुमने कहा हेयर F12 किसके बराबर है? F21 के बराबर, लेकिन डायरेक्शन में माइनस है। तो ये जो F21 है इसको इधर ले आओ, तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू क्या? जीरो बचा ना इसमें। F21 और F12 बराबर है, दोनों को इसको इधर लेकर जीरो, तो इस पूरे टर्म को क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्ट? जीरो। ये तो जीरो बचा, कौन सी भी ये बचे। ठीक है, समझ रहे हो ना? लिखो आगे इसके लिए। सर ये समझ नहीं आया ये दूसरे को खींचने की ग्रेविटी, मैं तुम्हें क्या ट्रैक कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन पुल है हमारे बीच में, मैं खींच रहा हूँ, तुम खींच रहे हो, दोनों खींच रहे हैं। तो सर ग्रेविटी नीचे होगी ना हर जगह। ग्रेविटी हर मास के बीच में है, चाहे उसका मास का साइज एक इलेक्ट्रॉन हो, ग्रेविटी वहां भी है। तुम यूं कह लो कि मेरे और तुम्हारे बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि हम दोनों पे अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। जितनी जोर से अर्थ हमें खींच रही है उतनी जोर से हम नहीं खींच पा रहे। अगर अर्थ की ग्रेविटी हल्की पड़ जाए तो हम सब चिपके पड़े होंगे। मजाक थोड़ी कर रहा हूं। लिखो एक लाइन लिखो बेटा। सपोज टू masses m1 and m2. Suppose two masses m1 and m2 in a coordinate frame frame of position vectors r1 vector and r2 vector, of position vectors r1 vector and r2 vector as shown in figure. Full stop. The center of mass must lie on the line joining the two. The center of mass must lie on the line joining the two masses. On the line joining the two masses. ठीक है। अच्छा एक बात हो, ये जरूरी नहीं है रवि के सेंटर ऑफ मास बोर्ड सिस्टम के अंदर ही हो, सिस्टम के बाहर भी होता। सर क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा मैं। जैसे मान लो तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तुमने कहा सीधा हो जाओ थोड़ा सा, अम्मी ने कहा और सीधा हो जाओ, तो कहाँ जाओगे तुम? नीचे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होगा, तुम गिर जाओगे। मेरे हाथ में एक रिंग है, रिंग मैंने कहा रिंग का सेंटर ऑफ मास बताओ। सर बीच में ऑब्वियसली, लेकिन कहाँ है वो? हवा में। तो मैंने कहा रिंग का मास सेंटर ऑफ मास, तो दो स्टिक रखनी पड़ेगी तुम्हें, यू कैन होल्ड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं। मैंने कहा भाई ट्रायंगल है, देयर आर द 3 हेवी बॉल्स ऑन द कॉर्नर्स, तो सेंटर ऑफ मास का बीच में तो जरूरी से सिस्टम के अंदर हो। ठीक है, वो तुमने अक्सर देखा होगा, जैसे मतलब गोल्फ में जो गाड़ी चलती है छोटी सी, अक्सर यूट्यूब पे नई वीडियो होती है, तेजी टर्न करे गिर गई, क्योंकि उसकी जरा सी भी हाइट ज्यादा होती है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास ऊपर निकल जाता है उसका, तो वो बाहर हो जाता है उसकी वर्टिकल लाइन से। ये वर्टिकल लाइन है, उससे बाहर हो जाता है, बाहर होते हुए गिर जाती है गाड़ी। इसलिए हाइट छोटी रखी, इसलिए जितना नीचे होगी ना उतनी बैलेंस होगी, तभी तो तुम्हारी स्पोर्ट्स कार कैसी होती है? नीचे होती है, जमीन से चिपक के चलते हैं, आराम से इजी स्पीड से टर्न करते हो। सीधी बात है, नहीं यार वो रेयर चांस होते हैं बेटा। भाई तो टर्न अरे जिन्हें चलाने नहीं आती नहीं पलट जाती, जिन्हें नहीं पलट जाती, सही है। लेकिन होती क्यों है, वो नीचे क्यों होती है? रीजन तुम्हें जो बताया अभी, उसका सेंटर ऑफ मास चला जाएगा, अगर वो जो वर्टिकल फ्रेम है उसका, उससे बाहर हो जाता है सेंटर ऑफ मास। हां सर सही है, आप स्पोर्ट्स का सारी नीचे ही होती है, नीचे होते हैं सारे स्पोर्ट्स का। बल्कि जो तुम अगर हमारी कौन सी फेवरेट है? लंबाई, वो भी सब बहुत सारी है। अच्छा चलो इधर देखो, नंबर कितनी? लंबाई आगे देखो, लेट स्मॉल f1 and f2, ऐसे लिखना बेटा, f1 and f2 वेक्टर लगा के, f1 and f2, let f1 and f2 be the external forces on the masses, be the external forces on the masses m1 and m2, full stop. The net force of the system, the net force of the system, ठीक है, नेट फोर्स जो सिस्टम की है, ये सिस्टम पे एक्ट कर रही है, वो ये है। अब ये लिख दो बेटा,
अब मैं ये लाइन नहीं लिखवा रहा कि ये दोनों इंटरनल फोर्स है, बता दिया इंटरनल फोर्स है, दोनों का सम 0 हो गया, तो मेरे पास आ गया लो जी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा बेटा, जूनियर क्या लिखा मैंने, पढ़ना बेटा, न्यूटन्स कौन सा लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम आ गया, दूसरे का भी आ गया, ये टर्म तो आगे 0 हो गई, वो तो 0 हो चुका है, ठीक है, दूसरे का आ गया P2 अपॉन में दिस, कोई गलती है इसके अंदर, F1 और F2 की वैल्यू डाल दी मैंने, कुछ गलती की मैंने, नहीं ना, एक मिनट देखना क्या लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम आई एम राइटिंग मास इनटू वेलोसिटी, अगले भी लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। आगे क्या करा मैंने, दोनों में से dt को कॉमन ले लिया, एक मिनट, हाँ बोल सर वेलोसिटी भी तो वेक्टर है। हाँ वेक्टर dt कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा लड़की, m1 m1 v1 प्लस m2 m2 v1 का वेक्टर। ये आ गया। अब लेकिन मैं तो वेलोसिटी भी जानता हूँ सर, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो पहले पार्टिकल का ओरिजिन से क्या डिस्प्लेसमेंट है, r1 वेक्टर, मैंने वेलोसिटी को क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा, सब ने नहीं पढ़ा, काइनेमेटिक्स में ना ये। इसी तरह से दूसरा क्या आ गया, m2 डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये मैंने सही लिखा, ठीक है, तो मैं दूसरी तरह से बात कर लेता हूँ इससे, ये देखो लड़की क्या लिखा मैंने, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बता, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तुमने लिखा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पता है ये वाली बात, हम डिस्प्लेसमेंट को x लिखते थे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया दो बार डिफरेंशिएशन करना है, किसका किसका किसका, r कौन है, x डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन, पहली बार करोगे डिस्प्लेसमेंट को, पहली बार डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी, फिर उसे दोबारा करा तो एक्सेलरेशन बन जाता है, समझ नहीं बात है, हालांकि इस चीज को डायरेक्ट लगा सकता था मैं यहाँ, बट मैंने जानबूझ के सारे स्टेप्स लिए, ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा मैं इसमें से फिर से dt कॉमन ले रहा हूँ, दूसरा बताएगी बस, दूसरा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू dt फिर से कॉमन, तो सर बाहर हो जाएगा d स्क्वायर और dt का स्क्वायर, पूरे dt का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर है बेटा ये, यानी दो बार डिफरेंशिएशन, किसका अंदर बोलना क्या बचा, m1 r1 प्लस m2 r2 ये बच रहा है मेरे पास, ठीक है, मैंने कहा जी ये तो बड़ा आसान था, आ गया फोर्स, मैंने कहा लेकिन फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या कहा मैंने, लेकिन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तो लिखा मास इनटू डिफरेंशिएशन दो बार करना है, लेकिन किसका, r का, मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, फोर्स की जगह कौन है, फोर्स की जगह कौन है, फोर्स है, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यस और नो, यस सर, अच्छा इसमें क्या है, मास, अरे इसमें मास है, इसमें मास नहीं है, ओहो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकते आप इसको ला ही नहीं सकते फोर्स के पैटर्न पे, सुन रहे हो मेरी बात, क्योंकि फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मास दिख ही नहीं रहा, मैंने क्या किया देखो ध्यान से, क्या किया, पूरे फैक्टर को टोटल मास से मल्टीप्लाई करा और टोटल मास से क्या कर दिया, डिवाइड, कुछ फर्क पड़ेगा इसे, नहीं पड़ा फर्क, dt स्क्वायर दिस इज m1 r1 प्लस m2 और r2 वेक्टर ये आ रहा है, उमर ध्यान से देखियो, अपॉन में क्या लिखना है मुझे, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है, m1 प्लस m2, कुछ हुआ, अब कंपेयर करो यहाँ पर, अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट मैंने लिख दिया इसको, कंपेयरिंग विद द मेन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज मास इनटू डिफरेंशिएशन, दो बार किसका, r कौन है, डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो ये आंसर निकल के आ रहा है, देखो जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा था तुमसे शुरू में कि रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे ना तो हर चीज एकदम नई सी होगी सामने, जैसी 2 या 3 क्लास कवर हो जाएंगी तो मैं उसको लीनियर मोशन से सारा लिंक कर दूंगा, तो सारे फॉर्मूले एकदम फ्लैश हो जाएंगे तुम्हारे सामने सारे, फिर तुम कोई गलती नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं है गलती होगी, अगर तुम वो ट्रिक ध्यान में रखोगे कि कैसे कंपैरिजन दिया तो फिर गलती नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा तो 3rd क्लास में ये चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन 3rd क्लास तक तुम्हें सब्र करना है,
क्योंकि हर चीज एक नए अंदाज में तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो रही है। तो तुमने क्या लिखा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स की जगह फोर्स, मास की जगह मास, सेकंड डिफरेंशिएशन ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी पूरा क्या होगा, किसका, कंबाइंड मास का। कंबाइंड मास को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। कौन है सेंटर ऑफ मास का, डिस्प्लेसमेंट। इसको डायरेक्ट बोल दूंगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहां तक आओ, इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे फिर हम शुरू में जैसे सीधा सीधा ये तो लिख लिया ना तुमने। यस सर। तो ये आ गई नेट फोर्स। तो वो भी करा। नहीं वो तो इसकी नॉलेज के लिए होता है कि मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ उसको, ये जरूरी नहीं है, अपने लिए लिखना है तो लिख लो। कंपेयरिंग विद दिस कॉमा, इसके बाद कॉमा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द क्वांटिटी ये पूरा लिख दो, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये वाली रिप्रेजेंट्स m2 represents the displacement of combined mass ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, कॉमा, represents the displacement of combined mass of two particle system, combined mass of two particle system. ब्रैकेट में लिख दो, that is center of mass. तो मिस्टर खिजर, ये जो तुम्हारे पास फैक्टर है, ये सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर आई एम राइटिंग आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा मिस्टर खिजर, बताना क्या लिखा मैंने, m2 r2 m1 plus m2, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सुनो, वैसे तुम चाहती ना, अगर क्या नाम है तुम्हारा, छोड़ो, तुम अगर चाहती ना तुम डायरेक्टली लिख सकती थी बेटा इसको। कैसे, जरा देखना एक सेकंड। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस सर। मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, दो बार डिफरेंशिएशन। इसको भी मास इनटू एक्सेलरेशन यानी दो बार डिफरेंशिएशन। ये तो दो बार डिफरेंशिएशन कॉमन, अंदर क्या ले जाता है, ये ले जाता डायरेक्ट। तो हम ये लिखते नहीं थे, ये तो मैंने पूरे लिखे ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप। चलो इधर देखो, लो भाई आंसर रेडी है तुम्हारे सामने, और 3-4 क्वेश्चन करेंगे। यू आर मतलब ओके तुम ओके हो जाओ। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखना क्या, व्हाट इज r1, ये बताएगा खिजर। r1 इज इक्वल टू x1 क्या, आई क्या प्लस y1 क्या, J दिस इज r1। सिमिलरली दूसरा m2 x i कैप प्लस y2 j कैप अपॉन में पूरे में क्या है नीचे, m1 plus m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू r, आई एम राइटिंग xi प्लस yj कैप। yj। सही लिखा है खिजर? सर मैथ में भी सेम ही है, बस आपने आई क्या बात है, पता नहीं किसका बता, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है, मैथ्स में भी ऐसे ही कुछ है। ठीक है, सर यही सेम। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, अभी जो फाइनल आंसर है तुमके मैथ्स का है सर। ठीक है, हम तो फिजिक्स पढ़ नाउ लुक, अजीब सोच इधर देखो, आपने क्या करा, i वालों को अलग कर दो, j वालों को अलग। मैंने करा m1 x1 प्लस m2 x2, दोनों में क्या आ रहा है, आई कैप। इसमें i के, इसमें J कैप। j वालों को अलग कर दे बेटा। व्हाट इज j वाला, m1 प्लस m2 y2 पूरे में क्या है, j कैप। दोनों के नीचे क्या है, m1 plus तो मैंने m1 m2 को सेपरेट कर दिया बेटा, m1 प्लस m2, यहाँ भी क्या कर दिया, m1 plus m1 m2। एलसीएम लेंगे वापस वही बन जाएगा, एलसीएम लेंगे वापस वही। इधर क्या लिखा हुआ है दूसरा, xi प्लस yj। i वाला i के बराबर कर दो, j वाला j के बराबर कर रहा हूँ, तो मैंने कर दिया xi इज इक्वल टू क्या, m1 x1 plus x1 x2 अपॉन m1 plus m2। साथ में कौन है, I i हटा दिया, i आई से हटा दी। x निकल गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू m1 हो गया। y1 m2 y2 अपॉन में क्या, साथ में j था, j हटा दी, निकल गया। ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, सेंटर ऑफ मास। और इस पे 4-5 प्यारे प्यारे क्वेश्चन खत्म।
पहले लिख लो। सर जैसे इसको कंपेयर f इक्वल्स टू उससे कराना था ms है तो m1 प्लस m2 से ही वो करा मतलब डिवाइड कर दिया दोनों को तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों। हाँ तो सर m से ही मल्टीप्लाई m से डिवाइड नहीं कर सकते हैं नहीं तो टोटल मास लेना पड़ेगा ना बेटा। तो टोटल मास ही क्यों लिया तो m1 कैसे ले लेंगे बताओ। अगर m1 m2 से डिवाइड m1 से मल्टीप्लाई m2 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब मैंने एक ही पार्टिकल के साथ इंसाफ किया है। तो ऐसे कांस्टेंट के साथ चलते हैं जो सब पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, जैसे मैं मिठाई लाऊं लो उम्र तो आ रही है बस दो देख लो बस इसके तो बच्चे नाराज होंगे मुझे डब्बा लाना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए क्यों लाऊं? उम्र गलत बात सर ने अब तक मिठाई दी हुई सर। उम्र की वजह से नहीं दे पा रहा। सर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते m ब्रैकेट में x2 माइनस में y2 ओ और तुम हाँ, बोल m भूल गया। लिख ले याद आ गया, लिख के याद कर याद आ जाए। लिख लिया भाई? नहीं। सर ऐसे माइनस कैसा आएगा भाई? अच्छा तुम तो डिस्टेंस फॉर्मूले निकाल रहे हो बेटा, हम पोजीशन बता रहे हैं पॉइंट की, तुम क्या बता रहे हो? डिस्टेंस बता रहे हो। समझ गए? ये फर्क है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लोगे तो ऐसे ही करूँगा। और अगर हम इसमें प्लस लगा देते हैं हाँ अगर इसमें प्लस लगा दें तो गड़बड़, फिर तो तुम गलत ही कर रहे हो सब, फिर तो गलत कर रहे हो पक्का। जैसे दो वेक्टर का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आई पार्ट में से आई को माइनस करते हैं, जे में से जे को, वही तुम कर रहे हो, तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है मैथ्स का। लो भाई मुझे एक बात बताएं यहाँ पे इधर, अगर तीन पार्टिकल होते तो क्या होता? तीन पार्टिकल होते तो क्या होता? इसमें तीन पार्टिकल लेते तो आगे क्या आ जाता? प्लस x3 प्लस x3 अपॉन m1 प्लस m2 चार होते तो M4 x4 अपॉन हाँ, में। ठीक है, मैंने कहा जी बहुत सारे मैंने लिख दिया, चुपचाप लिख दिया मैंने, किसी को पता भी नहीं चली। फॉर एन नंबर ऑफ masses my answer is I am writing x is equal to क्या लिख रहा हूँ? m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 तो मेरा n अपॉन में m1 प्लस m2 m3 mn अच्छा, इसको लिखने का ना एक तरीका होता है, ये तुमने बचपन में बहुत सुना होगा, समेशन सिग्मा। ठीक है, एफ आई एक्स आई फी के इनसे इनटू नंबर करते ना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, क्या लिख दिया मैंने बताओ? एम आई एक्स, और यहाँ मान कर दिया आई गोज फ्रॉम 1 टू, मतलब पहले आई की जगह क्या लिखना? 1 1 प्लस, फिर आई की जगह क्या लिखना? 2 2 प्लस, फिर आई की जगह 3 3 प्लस, यही तो लिख रहा है। और लास्ट में आई की जगह क्या आ जाएगा? नहीं प्लस क्या खत्म हो जाएगा, समझ गए? और नीचे क्या लिख दिया मैंने बताना? ओनली